असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावी प्रचार का शोर आज थमने जा रहा है। कई दिनों से जारी सियासी घमासान अब निर्णायक बोर्ड पर पहुंच चुका है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां, रोड शो, जनसभाएं इन राज्यों में लगातार होती रही हैं, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में खास जोर लगाया है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने असम, केरल और आपको बता दें कि पुडुचेरी में कई रैलियां की हैं और अपनी नीतियों, उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। बीजेपी ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को मुख्य मुद्दा बनाकर वोट मांगने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया। असम में मुकाबला खासतौर पर दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि जहां सत्तारूढ़ दल अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में जुटा है, जबकि विपक्ष लगातार सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रहा है। केरल में पारंपरिक रूप से वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ आमने सामने है, लेकिन बीजेपी ने भी यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जोरदार अभियान चलाया है। पुडुचेरी में राजनीतिक समीकरण काफी जटिल बने हुए हैं और यहां भी कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चुनावी प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत के साथ आखिरी प्रयास किया। मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों और घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक हर माध्यम का इस्तेमाल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। अब प्रचार थमने के बाद नजरें मतदान पर टिकी हुई हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। इस बार के चुनाव में कड़ी टक्कर के चलते परिणाम को लेकर उत्सुकता और ज्यादा बढ़ी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इन राज्यों के नतीजे आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर असम, केरल और पुडुचेरी के चुनावों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की आवाज का सबसे बड़ा माध्यम है। अब सबकी निगाहें मतदान और उसके बाद आने वाले परिणामों पर साफ तौर पर टिकती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त शाम के 4 बजकर करीब 25 मिनट हुए हैं और असम के कार्बी आंगलोंग में हम लोग मौजूद हैं और कुछ ही क्षणों बाद मतलब 5 बजे के बाद यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी सभाएं यहाँ पर की जा रही हैं और जिनको पूर्ण विराम देने की तैयारी है। और 5 बजे के बाद यहाँ पर जब चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा तो 9 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है और सभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन चंदन के साथ अमित चौहान, कार्बी आंगलोंग, दीपू। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग का अंत दिन है कैंपेन का। हम लोग ऐसे रोड रैली करके निकल आए हैं। सारे सेंट्रल गुवाहाटी के लोग निकल आए हैं। असम के हर बहुत जगह से लोग आए हैं यहाँ पे। ये जो परिवर्तन का ये जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज अंत दिन में हम यहाँ पे लड़ने आए हैं एक साथ। आपको ऊपर आरोप लगाया गया और आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपके ऊपर जो गोमांस करते हैं। हाँ, मैंने ऑलरेडी पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है। ये सब बेसलेस एलिगेशंस है। ये लोग बहुत ही बेसलेस बातें करके सबका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मेन रियल समस्याएं हैं उनसे सबको डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें बोल रहे हैं। आप पहले से उम्मीदवार है, आप पहले से जेएनजी उम्मीदवार और जो लेडी है, हाँ। जो कम उम्र में आपका पहले निर्वाचन हाँ, करता है, हाँ। तो इसका कितना आशावादी है आप? बहुत ही आशावादी हूँ, क्योंकि सभी जब मैं कैंपेन करने निकली थी सारे लोग ने बोला है कि वो बहुत ही खुश है कि नई पीढ़ी की लड़की निकल आई है। अभी परिवर्तन का समय है, उनको चेंज चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और नई पीढ़ी से कोई भी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबल और नहीं हो सकता कि वो लोग ही चार्ज ले। उनकी वही मांग है। आप कितना पतवान है विजय गुप्ता के लिए? क्या विजय गुप्ता के लिए कितना पतवान है? विजय गुप्ता के लिए हम लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं और हमसे अच्छे से हम अपना काम कर रहे हैं। तो 9 तारीख को सेंट्रल गुवाहाटी के लोग डिसाइड करेंगे उनको क्या चाहिए। गौरव जी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे हैं। आप हिमंत जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? यू लुक सो काम एंड रिलैक्स। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए हमें लोगों से काफ़ी ताकत हमको मिल रहा है। जी, बीजेपी says they are fighting on agendas. You think BJP will come back on विकास एजेंडा? सीएम का जितना भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए डेवलपमेंट ही बोल रहा है और कोई परेशान नहीं है जीतने में। आप क्या कहेंगे? विकास तो हुआ है, उनका धन संपत्ति बड़ा है, उनका अमेरिका में, उनका मिडिल ईस्ट में उनका कंपनी हुआ है, वो अब करोड़पति मुख्यमंत्री की लिस्ट में आए हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि उनका विकास में सिर्फ मुख्यमंत्री और उनके आसपास के मंत्रियों का विकास हुआ है। हम जो कर रहे हैं गरीब लोगों की सरकार बनाएंगे। थैंक यू। The Ahom communities wants to see you as chief minister, but only time will decide that, sir. However, apart from Ahom, several other communities have not been granted ST status, are unhappy. What would you like to say to them, sir?
तो हम जो 6 हमारे कम्युनिटीज़ हैं जिनका एसटी डिमांड है उसको हम सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके भी बहुत से कंप्लेंट्स कि कैसे उनका ज़मीन बिना पूछे अडानी अंबानी बड़े कंपनी को दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई होगी। So that was Sri Gaurav Gogoi, 100 number Jorhat constituency Congress candidate for Assam election 2026, and he was also the LOP deputy leader in Lok Sabha and the desired chief minister candidate face for the people of Assam. The people of Ahoms, the Ahoms communities are expecting and wishing to see Gaurav Gogoi as the chief minister of Assam, but that only time will decide. And let's see how this election and the narrative can convince the other SC communities, the other ST communities who were not being granted the ST status, were also keenly unhappy. So let's see how this narrative will shape this political campaign. Let's see how the Congress can make a big comeback, or the stronghold of the sitting BJP MLA can make a good impact on the agendas of the development. Let's see what the results will say. This is Tejatal Nakro reporting for Sudarshan News with camera person Ajay Vikram Singh at Jorhat, Assam. तो फिलहाल ग्राउंड जीरो की स्थिति भी आपने देखी कि कहां पर क्या कुछ समीकरण बने हुए हैं, और एक खास रिपोर्ट भी अब हम आपको दिखा देते हैं। देश की लोकतांत्रिक धड़कनों की रफ्तार तेज हो चुकी है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सियासी रणभूमि सज चुकी है। असम, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव प्रचार का शोर अब थमने जा रहा है, लेकिन इस सन्नाटे से पहले आरोपों, दावों, वादों की गूंज ने सियासत को पूरी तरीके से गरमा दिया है। एक तरफ विकास और स्थिरता का दावा, दूसरी तरफ वादों और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। असम की 126 सीटों पर, केरल की 140 सीटों पर और पौंडीचेरी की 30 सीटों पर एक ही दिन एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है। मतदाता तैयार है, ईवीएम तैयार है और सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तीसरी बार सरकार बनने का विश्वास जताया। वहीं दूसरी ओर केरल में मुकाबला और भी दिलचस्प हो चुका है। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दावा किया 2021 के 97% वादे पूरे हुए, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है क्या रिपोर्ट कार्ड ही जनता का भरोसा तय करेगा? यह जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। अब नजर दक्षिण भारत पर। बात अगर करें केरल की, तो यहाँ पर 2.71 करोड़ से ज्यादा मतदाता, जिनमें 1.39 करोड़ महिलाएं, जबकि 1.32 करोड़ पुरुष और 273 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा लाखों प्रवासी मतदाता भी इस चुनावी तस्वीर को बदल सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या विकास के दावे जीत दिलाएंगे या विरोधियों के आरोप असर दिखाएंगे? क्या असम में सत्ता की हैट्रिक बनेगी? क्या केरल में सत्ता बदलेगी? और क्या पुडुचेरी में नया समीकरण उभरेगा? फिलहाल प्रचार का शोर थमने वाला है, लेकिन असली शोर अब ईवीएम के अंदर होगा, क्योंकि फैसला जनता करेगी और नतीजे तय करेंगे देश की सियासत का अगला अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट भी देखी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता का महासंग्राम इस बार कौन जीतता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ अमित चौहान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लोअर असम से। अमित, आपका जानकारी जो है हम आपसे लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और उसी बीच असम से हमारे ब्यूरो चीफ धृतिराज कलिता भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ थेजो तालो नाकरो सेंट्रल असम से भी हमारे साथ हमारी संवाददाता मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं अमित आपका रुख करना चाहूँगा। जिस तरीके की स्थिति हमने असम में देखी है वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर चुनावी प्रचार अब थमता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? चुनावी प्रचार जिस तरीके से लगातार देखने को मिला, हर एक पार्टी ने पूरी कोशिश की है जनता को लुभाने की, तमाम वादे, तमाम दावे करने की, लेकिन आखिरी दिन क्या कुछ और हलचल हुई?
निसंदेह प्रद्युत जी, जिस तरीके से आज चुनावी प्रचार प्रसार जो है कुछ ही क्षणों में मतलब थम चुका है, 5 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मत के लिए और जो प्रत्याशी है उन्होंने जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। वादों के दौर के साथ में आरोप और प्रत्यारोप भी भरपूर जोर से रहे हैं। जिस तरीके से पवन खेड़ा वाला मुद्दा था, उसमें हेमंत बिस्वा ने जब कहा कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा वाला जो उन्होंने संबोधित किया था, उसके मीम्स और उसके रील भी यहाँ पर जमकर वायरल हुए हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जी जान से जुटे थे और वोटर्स ने भी मन बना लिया है। और 9 तारीख का जो मतदान होना है, किसके सिर जीत का ताज सजेगा, ये जो है भविष्य घर में ईवीएम में कैद होने के जो क्षण है वो नजदीक आते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोशिश पूरी यही होती है पार्टियों की कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचा जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसकी जीत पर मोहर लगाएगी। थे जो, क्योंकि जिस तरीके से ऊपरी असम में इस वक्त आप मौजूद है, वहां की स्थिति भी बताइएगा, क्योंकि चुनावी प्रचार तो हर एक पार्टी करती है लेकिन जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी होता है। बताएं। जी प्रद्युमन, मैं इस वक्त अपर असम के इलाके पे हूँ। अपर असम की बात करें तो मैं जोरहाट जिला में, ये बाकी इलाके से बहुत ही अलग है। यहाँ की जो कैंपेनिंग है, यहाँ बहुत ही अलग रूप है। यहाँ जनता शांत है, यहाँ की कैंपेन बहुत ही काम और साफ नजर आया। और यहाँ की एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस प्लस यहाँ पे एक कल्चरल हब भी बना है। जोरहाट अपर असम की तरफ की बात किए तो लोग आइडियोलॉजिकल से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लोग कल्चरली बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और जिसे हम सबको पता है कि श्री तरुण गोगोई, लेट तरुण गोगोई was the 15-year chief minister of Assam, who is the father of current 100 Jorhat constituency Congress candidate Sri Gaurav Gogoi। तो यहाँ पे जो है लोग तरुण गोगोई जी का चाहत अभी भी हम हमारे सामने दावा कर रहे हैं। लोग तरुण गोगोई जी को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ की जो माहौल है बिल्कुल ही शांत और शांति। जैसे गौरव गोगोई जी है, एक बहुत ही शांति वाला आदमी है। और यहाँ की मुझे एक ये भी देख के हैरान हुआ, जब मैं दिल्ली से आई थी, धुबरी, कोकराझार, यहाँ सेंट्रल असम होके मैं अपर असम तक आया। धुबरी से लेके सेंट्रल असम तक और लखीमपुर पहुंचते पहुंचते चीजें जो है स्थिति बदलते बदलते मैं जोरहाट तक पहुंचा। तो वहाँ के जो है एक अलग ही नजारा था। जगी रोड की बात करें तो वहां से तो एक अलग ही, एक पूरी तरह से माहौल, एक धमाका जैसा पूरे से एक ड्रामेटाइज थे वहाँ सिचुएशन। लेकिन अपर असम के चलते चलते चीजें बहुत ही शांति होने लगे। यहाँ हम काजीरंगा नेशनल पार्क, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो क्रॉस करते जाते एक सुकून मिलता है। वो ये सुकून के साथ साथ यहाँ की जनता भी बहुत शांति नजर आए। यहाँ की कैंपेन भी बहुत ही शांत है। आज आखिरी दिन का कैंपेन में श्री हिमंता बिश्वा शर्मा क्यूक विलेज, ये जोरहाट के अंदर आते हैं, वहां पे हमने उनकी एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के परमिशन लेके वहां जाके हेलीपैड में खड़ा हो रहा। उस समय गांव, छोटे से गांव में भी क्राउड, जनता सीएम हिमंता बिश्वा की इतने चाहते कि वो चोपर को देखते ही वही हिमंता बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेताओं को देखने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। धृति, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, एक बार बताइए आप भी कि स्थिति क्या बनी हुई है। लोग जिस तरीके से लगातार तमाम दावों पर भरोसा कर रहे हैं, क्या क्या और दावे वादे हुए हैं, पार्टी प्रचार जिस तरीके से कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो या और भी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, वो साफ तौर पर कोशिश तो यही कर रही है कि सत्ता में वापसी हो या फिर सत्ता दोबारा से मिल जाए। जनता की राय क्या है? द्वितीय आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, मिडिल असम का पूरा छवि अलग है असम में, क्योंकि मिडिल असम में हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नौगांव, मरिगांव और हुजाई जिला। और पूरे चुनावी मुद्दा, जो मुद्दा था, बीजेपी का मुद्दा मिडिल असम में यही था कि बांग्लादेशी मियाँ का जो मुद्दा था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मिडिल असम में। और मिडिल असम में नौगांव जिले में ही वो बीजेपी का वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो पीयूष हजारिका है, पीयूष हजारिका ने भी 2 दिन पहले एक्सक्लूसिव बातचीत किया था। और यहाँ पे मिडिल असम में जो जागीरोड विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे अभी टाटा का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी अभी वहाँ पे बन रहा है। तो वहाँ पे अभी बहुत नया इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम चल रहा है। तो अभी मियाँ जो बांग्लादेशी का जो मुद्दा था
वो मुद्दा नौगांव और मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि नौगांव डिस्ट्रिक्ट भी बीजेपी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जो शंकरदेव जी का जन्म भी नौगांव का बौद्धवा स्थान में ही हुआ था और नौगांव का एक बहुत बड़ा फेस शंकरदेव जी है। और वही शंकरदेव जी का जो जन्म स्थान है बतद्रवा में बांग्लादेशी मियाओं ने बहुत दिनों से यहाँ का जो खिलौंजिया लोग है, जो यहाँ का स्थानीय असमिया लोग है, उन लोगों का एक डर बना हुआ था। लेकिन बीजेपी सरकार बैक टू बैक 10 साल यहाँ पे अभी राज किया है और उसके बाद अभी पूरा सभी अभी बदल गया है। और यहाँ पे जो बांग्लादेशी मियाओं का अभी प्रत्याक्रमण बहुत जल्दी से चल रहा है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम बहुत जल्दी से चल रहा है। तो इधर नौगांव जिला में अभी नौगांव बतद्रवा समष्टि में भी रूपक शर्मा जी भी अभी द्वितीय बार के लिए वो यहाँ पे नॉमिनेशन डाला है और उसने भी सुदर्शन न्यूज से अभी हम लोगों से के साथ बातचीत किया था। तो उसी मुद्दे को वो फिर से बोला था कि नौगांव में अभी सभी असमिया लोग, जो स्थानीय असमिया लोग हैं, यहाँ पे अभी सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित होंगे और बाकी विकास का जो यात्रा है बीजेपी का वो चलते रहेंगे, वो निरंतर चलते रहेंगे। और यहाँ का जो युवा है, युवाओं के लिए अभी हिमंत बिश्व शर्मा ने ये टर्म में अभी पिछले 5 साल में 1,60,000 सरकारी नौकरी वो देने का वादा जो किया था, वो वादा अभी फिलहाल ठीक है। ठीक है, लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता तो जानकारी यहाँ पर दे ही रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है, प्रचार प्रसार कैसा रहा। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि प्रचार प्रसार के बाद आप क्या रिपोर्ट देख पा रहे हैं कि अब आने वाले समय में क्या कुछ भविष्य तय होता हुआ नजर आएगा? देखिए, आसाम में हिमंत बिस्वा की वापसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसका कारण ये है कि आसाम के इस इलेक्शन में 2 ही इशू है। एक इशू है उनकी डेमोग्राफी और दूसरा इशू है आसाम की अपनी लैंग्वेज, भाषा, उनकी कल्चर, उनकी विरासत और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इन सभी बातों पे अगर हम विचार करें तो इस समय जो आसाम में माहौल है वो हिमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में है और उनका कनेक्ट भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। जो वहाँ पे यूथ है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबसे उनका बहुत अच्छा कनेक्ट है। वो जहाँ भी जाते हैं आप देखिए भीड़ एक सेलिब्रिटी की तरह उनको घेर लेती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन होगा। दूसरी कारण इसमें यह भी है कि आपको मालूम है कि करीब करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन को जो बांग्लादेशी ने कब्जा किया हुआ था अवैध रूप से, वो भी खाली कराई गई है। अवैध जो मदरसे हैं उनको भी हटाया गया है और पॉलीगैमी पे भी वहाँ पे कानून बना है। तो सब मिलाकर के वहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको एक, और जो लोकल मुस्लिम में भी जो असमिया मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको एक ये भरोसा है हिमंत बिस्वा की सरकार पर कि ये सरकार हमारे को ये सारी जो हमारी बेसिक एक रहने के लिए ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो इनकी एक अरुणोदय योजना जिसमें 9,000 रुपये महिलाओं को दिए गए हैं, फिर महिलाओं के एंटरप्रेन्योर्स की राशि भी 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी है। तो ये सब मिलाकर के सारे ये जो फैक्टर्स हैं ये इस समय असम में जो मौजूदा सरकार है एनडीए की उसके पक्ष में है। और कांग्रेस की प्रॉब्लम दूसरी है, कांग्रेस की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है लीडरशिप की। असम में फिर भी हो सकता है पुरानी पार्टी है, वहाँ पे तरुण गोगोई के फादर तरुण गोगोई वहाँ पे रहे हैं, तो इस चक्कर से हो सकता है थोड़ा बहुत एक लोकलाइज्ड एरियाज में उनका अपना इन्फ्लुएंस हो। लेकिन जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हिंदू समाज में नहीं है, मुस्लिम समाज में डेफिनेटली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फर्क जो है वो निश्चित तौर पर पड़ता है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। क्लियर है, मेरा ये मानना है एनडीए को इस बार मिलना चाहिए जैसे वहां पे हालात हैं।
ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अमित, आपके साथ कोई मौजूद भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और एक बार उनसे भी जानिए कि स्थिति क्या वो समझ पा रहे हैं। जी, हमारे साथ में मेजर ट्रेवन जी है, जो हम कार्बी-लोंग में हम खड़े हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भली भांति समझते हैं और लगातार जो है यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। ये आप भी इनसे सवाल पूछिएगा, ये यहाँ की जो परिस्थितियां हैं इनको भली भांति जानते हैं और अच्छे से जवाब दे पाएंगे। प्रज्वल जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। उनसे पूछिए कि वो इस बार क्या समझ पा रहे हैं कि क्या होगा इस बार चुनाव में। विशेषतर हम यहाँ के जो हिल्स एरिया के बारे में मैं कहूंगा। यहाँ पे हमारा 5 विधानसभा क्षेत्र है। ये 5 विधानसभा क्षेत्र जो कि एक ऑटोनोमस काउंसिल के अंडर होते हैं। तो यहाँ पे जो समस्या था पहले बीजेपी सरकार आने से पहले असम में, वो बहुत अशांति था। मतलब यहाँ पे पीस नहीं होने से डेवलपमेंट भी नहीं होता रहा। तब जब बीजेपी का सरकार आया, यहाँ पे एक चीज तो पीस आया। पीस आने के बाद डेवलपमेंट बहुत आया। डेवलपमेंट का तरफ से मैं बताऊं कि रास्ते भी आया, हमें रास्ते मिला, जो कि पहले हमें गुवाहाटी से डिपू तक आने के लिए एक ही दिन लग जाता था। अभी गुवाहाटी से डिपू तक आने के लिए करीब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। इतने बड़े सुविधा हो गया। और मेडिकल कॉलेज आ गया डिपू। एक हिल्स का जो हेडक्वार्टर है हमारा डिपू, जो कार्बी आंगलॉन्ग जिले के हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जैसे अभी आ गया। यहाँ पे हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया और शांति है। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग खुश है इस सरकार से कि यहाँ पे जो पिछले तुलना में पिछला जो सरकार है। आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं तुरंत लौटूंगा आपके पास सुरेंद्र जी, क्योंकि साफ तौर पर देखने को यही मिल रहा है कि तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं। एलडीएफ, यूडीएफ, बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियां, सत्ता पार्टियां, बंगाल की बात कर लेते हैं, तो कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं बढ़त किसकी लगती हुई नजर आ रही है? क्योंकि चुनावी प्रचार आपने भी देखा है, रैलियों से साफ तौर पर समझ में आता है कि जनता किसके पक्ष में है। क्या समझ पा रहे हैं, अगर आप बंगाल के लिहाज से बात करना चाहें तो? देखिए, बंगाल में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी बंगाल में जो 2 फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स अभी सुलझे हुए नजर नहीं आ रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अभी बंगाल में मुश्किल है। पहला फैक्टर तो यह है कि जो उनका भद्रलोक है, जिसको अपर कास्ट बोलते हैं, वो शुरू से ममता बनर्जी के समर्थन में रही है, पर्टिकुलरली कलकत्ता रीजन में। तो और जो 100 सीटें हैं करीब करीब, उनमें 95-96 सीटें टीएमसी पिछले 3 चुनावों से लगातार जीत रही है। ठीक है। और सरकार बनाने के लिए आपको 146 सीटें चाहिए। दूसरा यह है कि वहां पे हिंदू बदलाव चाहता है, वहां की जनता बदलाव चाहती है, वो भी अपने को बांग्लादेश होने से बचाना चाहती है। लेकिन वहां वायलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो अभी तक वहां के जो हिंदू लोग जो हैं, उनको इस बात का पूरी तरह से तसल्ली नहीं हुई है कि कल को चुनाव के बाद अगर वायलेंस होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी पार्टियां उनके साथ खड़े होकर उन्हें बचाएंगी। क्योंकि पहले तो ये हुआ, तो अब जनता फिलहाल तय करती हुई नजर आएगी। अब समय कम है सर, मैं बिल्कुल समय कम है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आपका और हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर पर आपने देखा, अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।